तो चलिए डियर, आज हम लोग क्लास 6 यानी कि इतिहास आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है, जैसे कि आपका बुक है हमारे अतीत, ये क्लास 6 का है। ठीक है डियर, क्लास 6 का है, हिस्ट्री है, इतिहास है। तो हिंदी मीडियम से आज हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर सीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है डियर, और साथ ही साथ जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक अलग मैं नोट्स तैयार करूंगा अपने तरफ से, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें सॉल्यूशंस भी होंगे, और सारे उस चीजों को, नोट्स को समझाऊंगा, फिर सारे सॉल्यूशन को भी समझाऊंगा एनसीईआरटी के बुक का, और साथ ही साथ कुछ अपने अलग तरीके से भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है डियर, और फिर हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है डियर, इसमें देख लीजिए 11 चैप्टर्स है, तो आप घर पे एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें रोज कम से कम एटलीस्ट तो 3 या 4 चैप्टर आपको रोज रीड करना है। बहुत आसान है, अगर आपको लग रहा है कि हार्ड है तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। बस आपको इसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको रेगुलरली इसको रीड करना होगा, समझ समझ कर पढ़िए। ठीक है, आप जहां जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसको आपको क्या करना होगा, लाइन खींच दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए कि हाँ ये मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप रीड करते रहिए, समझ समझ कर पढ़िए, हर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही ये चैप्टर आप देख लोगे तो आपके दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा एनसीईआरटी के बुक का, और साथ ही साथ हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस, ये आपका पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है डियर, वीडियो के पार्ट 1 में हम पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा ये चीजों को हम लोग रीड करेंगे, पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझना है। ठीक है डियर, और हम निशान भी लगा चुके हैं बहुत सारे जगहों पर, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है डियर, और ये सारे चीजों के बारे में हम लोग रीड करेंगे। ठीक है डियर, और ये आपका कहानी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। दूसरे पार्ट में आपको इसी चैप्टर का नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 देख लिए हैं तो पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। ठीक है डियर, क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है डियर, स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट, क्या, कब, कहां और कैसे। ठीक है, हर टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, सोच समझ कर पढ़ना है। जल्दी जल्दी आप रीडिंग कभी भी मत दीजिए, फास्टली आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसे समझ कर पढ़िए। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, बेहतर यही होगा। तो हम लोग सभी को समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आपका आ रहा है रशीदा का सवाल। जानते हैं रशीदा का सवाल क्या है? रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, एक सुर्खी मिला उसे 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, ये भी बात है सही। अब चलिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक आपका आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है कैसे पता लगाएं, इसके बारे में जानते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? ठीक है, समझते रहिए, समझने वाले बहुत सारी चीजें आएंगे। नेक्स्ट जानते हैं अब हम लोग अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बीते हुए कल को ही हम लोग अतीत कहते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये आपका टॉपिक है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत का मतलब होता है बीता हुआ, तो बीता हुआ कल के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है,
जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस जगह के घरों में रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटकों का मतलब होता है शिकारियों, जो शिकार करके खाते हैं। पशुपालकों का मतलब पशु पालने वालों को पशुपालकों कहते हैं। कृषकों का मतलब किसान लोगों को जो खेती बाड़ी करते हैं उसको हम लोग कृषकों कहते हैं। शासकों का मतलब बादशाहों, राजाओं, ठीक है, शासकों। व्यापारियों मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो व्यापार करने वाले, उसके बारे में कैसे जाने। पुरोहितों, पुरोहितों का मतलब होता है पूजा पाठ करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पुरोहितों कहते हैं, याद रखिएगा। पूजा पाठ करने वाले को पुरोहितों कहते हैं। शिल्पकारों मतलब मूर्तियां बनाने वाले को शिल्पकारों कहते हैं, ठीक है। शिल्पकार का मतलब होता है मूर्तियां बनाने वाला, शिल्पकारों का मतलब मूर्तियां बनाने वाला, ठीक है। शिल्पकारों, शिल्पकार का मतलब होता है मूर्ति बनाने वाला और शिल्पकारों का मतलब होता है मूर्तियां बनाने वाला, ठीक है डियर, याद रखिएगा सिंगुलर प्लूरल। कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीजों के बारे में जो भी है ना, फिर आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों पूजा पाठ करने वाले, शिल्पकारों मतलब मूर्तियां बनाने वाले, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हम जो चाहे वो हासिल हो सकते हैं। यही नहीं, हम हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, यह भी पता हम कर सकते हैं। कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कहानियां कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सा गीत गाते थे। समझ में आ गया, ये लोग कहाँ रहते थे। तो इसमें आपसे कह रहा है मानचित्र फर्स्ट, मानचित्र को हमें देखना है। मानचित्र फर्स्ट पृष्ठ नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए नर्मदा नदी हम लोग देखते हैं कहाँ है, देख लीजिए डियर, ये है आपका नर्मदा नदी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देख लीजिए, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तट का मतलब होता है जैसे कि ये तट है, ये लाइन है, तो एक तरफ पानी और दूसरे तरफ जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तट पर रहते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाले, ठीक है। कुछ कुशल संग्राहक थे मतलब इकट्ठा करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा में परिचित थे। मतलब जो विशाल संपदा होता था, ठीक है, जो जंगल होते थे बड़े बड़े, उससे वो परिचित थे, यानी कि उसमें खूब रहते थे वो लोग, ठीक है। जान पहचान मतलब रास्ते पता होना, ठीक है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा नदी के पास के लोग पता है क्या चीज संग्रह किया करते थे, तो जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी कि इकट्ठे करते थे, ठीक है। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार, ठीक है, शिकार करके खाना, तो आखेट भी करते थे। कहाँ के लोग, तो नर्मदा नदी के लोग, ठीक है। नर्मदा नदी के जो लोग थे वह तट पर रह रहे हैं, ठीक है, नदी के तट पर रह रहे हैं कई वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से, ठीक है, करते थे। अब देख लीजिए, यहां से जानते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। तो देखते हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियां। तो देख लीजिए, ये उत्तर है और पश्चिम इस तरफ है, ये पश्चिम है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर देखिए आप, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम की तरफ हमें किस चीजों का पता लगाना है भाई, सुलेमान, ये देख लीजिए सुलेमान है, सुलेमान पहाड़ियां और किरथर पहाड़ियां, यही तो दो के बारे में कह रहे हैं आपसे।
ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। पता लगाओ, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले फसल कौन सा उपजाया गया था और कहां उपजाया गया था। तो सबसे पहले जो फसल उपजाया था गेहूं तथा जौ, ठीक है, और कहां पर उपजाए गए थे, तो सुलेमान पहाड़ियां और किरथर पहाड़ियां पर उपजाया गया था। ठीक है, आरंभिक उपजाना आरंभ किया, मतलब शुरू किया। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। हाँ, ये भी याद रखिएगा, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। कहाँ के लोग? सुलेमान पहाड़ियां और किरथर पहाड़ियां के लोग। ठीक है डियर, जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे, ये लोग गांव में ही रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपसे, देख लीजिए। नेक्स्ट है टॉपिक, उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर से पूरब में, ये उत्तर है, और उत्तर से पूरब कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा, देख लीजिए, ये उत्तर है और ये पूरब है। तो उत्तर से पूरब में क्या पता लगाना है आपको? गारो। तो देख लीजिए, ये गारो हो गया। ठीक है, और फिर हमें क्या पता लगाना है? गारो तथा मध्य भारत। मध्य भारत कहां है भाई? गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। तो ये गारो हो गया और ये हो गया डियर आपका विंध्य पहाड़ियां। ठीक है, अब हम लोग इस जगह, भारत के इस जगह और फिर इस जगह के बारे में जानते हैं। ठीक है डियर, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या है फिर? गारो, गारो पहाड़ियां, जैसे कि यहां पर है गारो पहाड़ियां, और फिर विंध्य पहाड़ियां, जैसे कि यहां पर है विंध्य पहाड़ियां। तो इन दो जगह के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहां से हुआ? यहीं से हुआ है। ठीक है, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। पूछ सकता है कि सबसे पहले चावल कहां उपजाया गया था? तो गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां। ठीक है, याद रखिएगा, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के, ये विंध्य है ना, इसके उत्तर साइड में, उत्तर ऊपर की तरफ है ना, तो उत्तर की तरफ ही ये स्थित थे। ठीक है डियर, नेक्स्ट समझते हैं टॉपिक। अब है आपका टॉपिक, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक है, मानचित्र में सिंधु तथा सहायक नदियां, देख लीजिए, सिंधु किसको कहते हैं और सहायक नदियां देख लीजिए। मानचित्र में सिंधु नदी, ठीक है, क्या करें आपसे? सिंधु, ये हो गया ना सिंधु, और सहायक नदियां, ये पूरे हो गए सहायक नदियां। ठीक है, बहुत सारे मिल जाते हैं तो सहायक नदियां कहलाते हैं, और ये सिंधु नदी और ये सहायक नदी। अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग। देखिए डियर, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, नदियां का पता लगाने का प्रयास करो। चलिए प्रयास करते हैं। देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं उसी को क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। याद रखिएगा, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले का मतलब होता है विकास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। याद रखिएगा डियर। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब हम लोग क्या समझना है, अब है टॉपिक गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और सोन नदी का पता लगाना है, गंगा और सोन नदी का पता लगाना है। देख लीजिए, गंगा नदी यहां है, ठीक है, और सोम नदी का पता लगाना है। गंगा नदी और सोम, गंगा और सोन का पता लगाना है, सोन का पता लगाना है, गंगा और सोन का पता लगाना है। सोन नदी देख लीजिए, ये गंगा नदी और ये सोन नदी, ठीक है। तो इस नदी के बारे में अब हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, प्राचीन काल का मतलब बहुत पहले, मगध, यानी कि मगध का मतलब हो गया वर्तमान बिहार में, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस चीजों को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब वो संभव बना लिए थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की जगह चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे, यानी तो आराम से जाते थे, उत्सुकता थे बहुत ज्यादा, ठीक है। इन सभी यात्रियों को लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है डियर। मानचित्र फर्स्ट में जो दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मानचित्र फर्स्ट, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया किसको कहते हैं, तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को ही हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया कहते हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों का दर्शाता है, ठीक है। तो ये सब पड़ोसी देश हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा खूब, आप भी रीडिंग दीजिए, रीडिंग देने से ही सब कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, ये वाला टॉपिक को समझते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया, समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, ठीक है डियर। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं देश के नाम। ये आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे देश के नाम कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। वह छोटा सा है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या फिर भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया बोलिए या भारत, ठीक है। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
संस्कृत में क्या कहा जाता है डियर? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में, एटलस का मतलब होता है पूरे विश्व का जहां मानचित्र वगैरह होते हैं उसी को एटलस कहते हैं। तो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझ में आ गया डियर? भारत नाम का प्रयोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, इंडस। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है डियर, समझ में आ गया? इसके बारे में अब जानते हैं डियर। तार पत्रों से बनी, ठीक है, तार पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देख लीजिए, ये तार पत्र है। ठीक है, ये पांडुलिपि है जो हाथ से लिखा गया है। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा गया। ठीक है, चीजों को पांडुलिपि कहते हैं। तार पत्र का मतलब ये कोई पत्र पर है। ठीक है, पत्र पर लिखा गया है, तो इसी को ताल पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं डियर, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत, ठीक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पांडुलिपि किसको कहते हैं? ये पुस्तकें हाथ से लिखी, याद रखिएगा हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या इसको बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है। मेनू का अर्थ क्या होता है? हाथ। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय, ताड़पत्रों का मतलब पेड़ का पत्ते पर, ठीक है, या ताड़ के पत्ते पर, ताड़ के पत्ते जो गांव पर होते थे, तो ताड़पत्रों तथा अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र। ठीक है, भोजन पर जिस पर पत्र करते हैं, वो भोजन जिस पत्र पर करते थे तो उसको भोजपत्र कर दिए, उसी पर लिखने लगे, पर लिखी मिलती है। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ कीड़ों ने खा लिया। पांडुलिपि जब लिखा गया है किसी भी पत्र पर तो कीड़े खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ के हैं और पेड़ उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गए, यानी कि यूं ही कुछ बर्बाद हो गए। ठीक है, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ है ये पांडुलिपियां? आपको देखने को मिलेगा मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है, इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। ठीक है, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। ठीक है, करते थे। ये समझते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य, शासक का मतलब होता है बादशाह, रूलर, ठीक है, राजा,
अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के वितरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को का लेखा जोखा रखा करते थे। जो जीत वगैरह जाते थे तो उस पर तारपत्रों पर अभिलेख वो पांडुलिपियां करवा देते, लिखा जोखा रखते थे। ठीक है, समझ में आ गया? क्या तुम ये देख नहीं सकते हो आप? ठीक है, ये पत्थर का है ये, और इस पर जो जीत गया, जो विनर हो गया, जो विजेता होगा उस पर नाम वगैरह लिख दिया करते थे। ठीक है, राजा लोग। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? ठीक है, तो अब ये सब चीजें जानते हैं। यहाँ पर इस वाले चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़िएगा मत, उसको खूब आराम आराम से आप पढ़िए, समझ में जरूर आएगा आपको। एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग 2250, ठीक है, 2250 पूर्व पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक नामक शासक भी थे, अशोक बहुत बड़े थे शासक। ठीक है, करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि किससे बनी होती है अगर आपसे पूछे तो? अक्षरों से, जो हम ये अक्षर देख रहे हैं, या फिर संकेत यानी कि सिंबल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं से, लेकिन सिंबल के थ्रू जो लिखेगा वही समझेगा, वो अपना सिंबल बना के रखते हैं लोग। ठीक है, बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोलते हैं या पढ़ेंगे तो एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरामेयिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब इसको पढ़ लेते, इसमें क्या दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी, प्रयोग में भी लाया जाता था, यूज में। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अगर आपसे कोई कहे पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का, देख लीजिए कई वस्तुएं, यहां पर देख लीजिए यहां से यहां तक, ये पुरातत्वविद आपको बहुत बार बार देखने को मिलेगा ये टॉपिक, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करता है व्यक्ति, उसी को पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेषों, पुरातत्वविद का मतलब एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, जो क्या करता है, अतीत में बनी, ठीक है, और प्रयोग में लाई जाती थी, तो उन चीजों को अध्ययन करके और वो बताता है अपने भाषा में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद, ठीक है, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेषों, क्षेत्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारी चीजों का, पत्थर पर लिखा चीज, ईंट से बनी हो इमारत, या फिर अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों और हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है डियर, आभूषणों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। हाँ, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद क्या क्या करते हैं, तो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, उससे भी पता लगाते हैं कि इसमें क्या हुआ था, क्यों मिला, ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में, अतीत के बारे में जानकारियां देते हैं हम लोगों को। ठीक है, इससे उन्हें यह जानने
में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, इससे पता ये चल जाएगा। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। ठीक है, वनस्पतियों का मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उसका अतीत का अध्ययन करके, ठीक है, और हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। याद रखिएगा चीजें। तो स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये इतिहासकार हो गया और पुरातत्वविद हो गया। ये नॉलेज इकट्ठे करते हैं और ये नॉलेज इकट्ठे करेंगे, और नॉलेज इकट्ठे कर लेने के बाद और इनका काम क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा देना अपनी भाषा में। ठीक है, तो ये दोनों ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। इतिहासकार जो इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे, और ये स्टडी ही नहीं करेंगे बल्कि उनके बारे में बहुत चीज़ें, ठीक है, जानकारियां देंगे और अपनी भाषा में लिखकर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, इसके बारे में जानते हैं। बाएं यानी कि दाहिना, ये बायां, ये है एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 साल पहले वर्ष पूर्व होता था। 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये पुराना चांदी का सिक्का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चांदी तांबा का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। 2500 साल पहले इस टाइप के सिक्कों का प्रयोग होता था। ठीक है, हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? भिन्न है भाई, इसमें और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है डियर, हर चीज में देखा जाए तो। नेक्स्ट जानते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं डियर, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों, पशुपालकों मतलब पशु पालते हैं, कृषकों मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों जैसे मूर्ति बनाने वाले, ठीक है, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह यानी कि संग्रह का मतलब इकट्ठा द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है डियर, तो जल्दी जल्दी भी पढ़ने की आदत डालिए। नेक्स्ट समझते हैं डियर हम लोग तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। ठीक है, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म पूर्वोत्तर ईसाई मसीह के जन्म के तिथि
से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए, ये अगर आपसे कोई पूछे कौन सी शताब्दी चल रहा है, तो ये 2023 है ना, तो 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, और याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहा कि 7वीं शताब्दी किसको कहेंगे? 7वीं शताब्दी का मतलब हो गया वो 7वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि 601 से लेकर 700 के बीच के वर्ष को हम लोग 7वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 12वीं शताब्दी किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा डियर, मैं आपको बताना चाहूंगा 12वीं शताब्दी तो 1100, ठीक है, 1101 12वीं शताब्दी 1101 से लेकर 1200 तक के वर्ष को हम लोग 12वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे अभी चल रहा है ना 2000 से, ठीक है, 2100 तक के हम लोग क्या कहेंगे? 21वीं शताब्दी कहेंगे। तो हम लोग इसी के तो बीच में हैं। ठीक है, और इसको बोलेंगे 12वीं शताब्दी और इसको क्या बोलेंगे? 7वीं शताब्दी। ठीक है, समझ में आ गया? याद ये भी रख सकते हो, 700 है तो 7वीं शताब्दी, 1200 है तो 12वीं शताब्दी, 1100 2100 है तो 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, लेकिन 2100 से पहले है, ये भी पहले का, ये चलेगा। ये समझ में आ गया? तो इसको और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप ये बहुत अच्छी चीजें हैं, जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको मैं समझा देता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये बिंदु पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के पहले, जन्म से पहले, ईसा का जन्म या तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले वाले ये एज है। ठीक है, ये वर्ष है। और ईसा मसीह के बाद ईसवी बोलते हैं, ईसा मसीह के बाद को ईसवी बोलते हैं। और ईसा मसीह ईसा पूर्व बोलते हैं ईसा मसीह के पहले। ठीक है, ईसवी बोलते हैं ईसा मसीह के बाद। ठीक है, अब ईसा मसीह के पहले को हम लोग बीसी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर, ठीक है, क्राइस्ट। ठीक है, और या फिर हम बीसी ना बोलकर बीसीई भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि इसको ईसवी बोलते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो एडी भी कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, या फिर इसको हम एडी को सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप समझिएगा तो आपको यही चीजें मिलेगा जो मैं आपको बहुत ही जल्दी में समझा दिया। ओके डियर, जय हिंद।